Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in the comeback series for CMSL and this is my lecture number 2. So first lecture अगर आपको याद हो तो हमने कल ही लिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज सेबी SBEB एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. सो लास्ट सेशन के अंदर 20-25 मिनट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेबिलिटी, कि ये रेगुलेशन कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है, तो वन शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्प्लॉय. और मैंने कहा था कि एम्प्लॉय की दो डेफिनेशन है, एक फॉर SBEB और दूसरा फॉर स्वेट इक्विटी, और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी दैट वाज ओनली फॉर SBEB, राइट. और SBEB के अंदर टोटल 5 स्कीम्स होती हैं. कौन कौन सी सर? ESOS, ESPS, SAR, GEBS एंड RBS. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चों ने मुझे पर्सनल कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए कि सर मजा आ गया, हम लोगों को वो सारा लर्न भी हो गया. सी, जब मुझे अगर ऐसा लगेगा कि आप में से 10, 15, 20 स्टूडेंट्स को भी जेन्युइनली बहुत बेनिफिट हो रहा है, और अगर इस सीरीज से वो बच्चे निकल जाते हैं जो कभी 2 नंबर से फंसते हैं, कभी 10 नंबर से फंसते हैं, तो ये स्कीम, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये कामयाब मानी जाएगी. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद एपिसोड नंबर 2. तो आपको याद होगा, मैंने कल आपको जब कराया था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई कंपनी कोई भी स्कीम को इंप्लीमेंट करती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक डायरेक्ट और एक थ्रू ट्रस्ट रूट. याद आ रहा है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ट्रस्ट रूट के माध्यम से कर रहे हैं तो हमें एक इररेवोकेबल ट्रस्ट को सेटअप करना होता है, लेकिन मैंने ये बताया था कि आपको कौन सा रूट फॉलो करना है, क्या ये अपफ्रंट आपको बताना पड़ता है एट द टाइम जब आप शेयर होल्डर अप्रूवल लेते हो फॉर द स्कीम बाय पासिंग SR इन द मीटिंग. याद आ रहा है? ठीक है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास ऑप्शन होती है कि चाहे तो आप आओ थ्रू ट्रस्ट, चाहे तो आप डायरेक्टली भी इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हो. यही था. फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि मान लो हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन का एक मोड चूज कर लिया और बाद में क्वेश्चन आया कि क्या हम उस मोड को चेंज कर सकते हैं. आंसर इज यस. लेकिन आपको अगर इंप्लीमेंटेशन का मोड चेंज करना है तो बेटा ध्यान रखना, आपको दोबारा से SR पास करवाना पड़ेगा, और वो चेंज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए. सेबी विल टेक केयर ऑफ कि जो भी आप कर रहे हो वो एम्प्लॉइज के अगेंस्ट ना जाए, बस इतनी सी बात है. क्लियर है? ग्रेट. दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, मान लो अगर हम ट्रस्ट के रूट के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि कंपनी ने क्या करा, एक इररेवोकेबल ट्रस्ट को सेटअप कर दिया. अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस एम्प्लॉय को हम किस तरह से शेयर बेनिफिट्स पहुंचाएंगे, राइट. तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम होता है. देखिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास. देयर आर 3 मैनर्स. मैनर नंबर 1, हो सकता है कंपनी का कोई प्रमोटर या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ट्रस्ट को शेयर गिफ्ट कर दे और वो बोले कि आप इन शेयर्स को एम्प्लॉइज तक पहुंचा देना. और मैं आपको बताऊं, ये जो टाटा की कंपनी है उसके अंदर रतन टाटा जी बहुत बार ऐसा करते थे कि वो प्रमोटर थे और वो अपने शेयर्स जो थे वो ट्रस्ट को गिफ्ट करते थे और वो कहते थे कि आप एम्प्लॉइज को बेनिफिट के लिए दे सकते हो. दूसरा तरीका क्या होता था कि कंपनी चाहे तो आपको लोन दे सकती है, मनी लेंड कर सकती है, और उस मनी से ट्रस्ट चाहे तो शेयर को मार्केट से एक्वायर कर सकती है, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्विजिशन. क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्विजिशन. यानी कि या तो मैं आपको शेयर्स दे दूंगा या फिर मैं आपको पैसा दे दूंगा, एंड यूजिंग दैट मनी आप मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर सकते हो. तीसरा तरीका होता है बेटा कि कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू कर सकती है. क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है. क्लियर है?
तो ये 3 रास्ते होते हैं जिसमें एक कंपनी ट्रस्ट को शेयर्स देती है या फिर उनको पैसा देती है और वो एक्वायर कर सकते हैं और वो आगे एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाते हैं। सिंपल, ठीक है। अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है, और वो क्या, उन्होंने कहा वैसे तो हमने आपको ऑप्शन दिया था कि आप इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो और ट्रस्ट रूट से भी कर सकते हो, लेकिन अब इन्होंने कहा ट्रस्ट रूट मैंडेटरी होता है। लिख लीजिएगा, ट्रस्ट रूट मैंडेटरी होता है कब, अगर इसमें गिफ्ट या सेकेंडरी एक्विजिशन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्रमोटर अपने शेयर को गिफ्ट करके एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना चाह रहा है या फिर हमें मार्केट से अपने शेयर को एक्वायर करके बेनिफिट देना है, तो कंपनी ये 2 काम खुद नहीं कर सकती। क्या उसके लिए ट्रस्ट बनानी जरूरी है? तो वहां पर डायरेक्ट स्कीम नहीं आएगी, क्या वो हमेशा थ्रू ट्रस्ट आएगी। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने शेयर इशू खुद से ही करने हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकती है, थ्रू ट्रस्ट भी कर सकती है। लेकिन जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी किसकी, गिफ्ट या सेकेंडरी एक्विजिशन की, याद रखना वहां पे ट्रस्ट रूट ही ऑप्शन है, वहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, वेरी गुड। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं कि क्योंकि अगर ट्रस्ट के पास शेयर्स आ गए, अगर ट्रस्ट के पास शेयर्स आ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या पहला क्वेश्चन, जब ये ट्रस्ट बनेगी तो कौन ट्रस्टीज नहीं हो सकते, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा इस पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो ये कि हाउ मेनी ट्रस्टीज हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर कोई शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट हैं, देन वेयर टू कैटेगराइज, इसको कहां कैटेगराइज किया जाएगा। क्या ट्रस्टीज के पास वोटिंग राइट्स है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या ट्रस्टीज जब ट्रस्ट शेयर एक्वायर करेगी, क्या वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकती है, क्या वो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टॉक्स खरीद सकती है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर अब हम ढूंढेंगे रेगुलेशन 3 के अंदर। क्या सेकेंडरी एक्विजिशन की कोई लिमिट होती है, क्या कोई भी ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कर सकता है, क्या हम थ्रू मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रेगुलेशन 3 आपको आंसर करती है, राइट। तो वी विल ट्राई टू आंसर वन बाय वन, और अगर हमें ये सारे आंसर्स आ गए तो ऑलमोस्ट रेगुलेशन 3 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। तो आज का मेरा मकसद है रेगुलेशन 3 आपके दिमाग में डालना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी रेगुलेशंस या जो भी मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज, याद रखना लॉ कहता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, केएमपी एंड प्रमोटर्स, ये लोग कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का केएमपी, इन्हें आप ट्रस्टीज के हैसियत से अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर ऑफ ग्रुप कंपनीज, यानी कि आप ग्रुप कंपनीज लाइक एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, उनके डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर को भी एज ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते, और ना ही इन लोगों के रिलेटिव्स को डायरेक्टर का, केएमपी का, प्रमोटर का रिलेटिव भी अपॉइंट नहीं हो सकता। सिंपल। फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और है, कोई भी पर्सन जो इस कंपनी में होल्ड करता पाया गया 10% या उससे ज्यादा, वो भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। सिंपल। तो अगर पेपर में आ जाए हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी, आंसर दे पाएंगे आप? वेरी गुड।
हाउ मेनी ट्रस्टीज आर रिक्वायर्ड? देखिए अगर तो ट्रस्टी इंडिविजुअल या ओपीसी है तो आपको कम से कम 2 ट्रस्टी चाहिए, और अगर ये एक कंपनी है तो सिंगल ट्रस्टी सफिशियंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ट्रस्टीज आर टू बी अपॉइंटेड, तो आपको इस तरह से लिखना। शेयर विच आर बीइंग हेल्ड बाय ट्रस्ट, क्या वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आई मीन टू से क्या वो प्रमोटर कैटेगरी में आएंगे या फिर पब्लिक शेयर होल्डिंग कैटेगरी में आएंगे? आप सबको मालूम होगा कि शेयर होल्डिंग जो होती है वो 2 पैटर्न्स में डिवाइड होती है, एक प्रमोटर या फिर पब्लिक होल्डिंग। लेकिन याद रखना एक और कैटेगरी होती है जो नहीं पता होता आपको, नाइदर पब्लिक नॉर प्रमोटर। तो याद रखना इसको हम नाइदर प्रमोटर नॉर पब्लिक कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है जी, यानी कि जितने भी शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। वोटिंग की बात करें तो दोस्तों इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ट्रस्ट क्या शेयर एक्वायर कर सकती है थ्रू डेरिवेटिव्स? आंसर इज नो, ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग अलाउड है। ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग अलाउड है, ध्यान रखना। सिर्फ क्या अलाउड है? डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग अलाउड है, ये ध्यान रखना। क्या सेकेंडरी एक्विजिशन की कोई लिमिट है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी एक्विजिशन आप तभी कर सकते हो जब उसके लिए आपने सेपरेट रेजोल्यूशन पास करवाया होना चाहिए। जनरल मीटिंग में सेपरेट रेजोल्यूशन पास होता है कि क्या सेकेंडरी एक्विजिशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, यस ये लिमिट होता है इसके ऊपर। लिमिट कितना होता है प्लीज ध्यान रखिएगा, 2% of paid up capital as on last day of previous financial year। पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी हमारी पेड अप कैपिटल होगी उसका 2% आप सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हो। याद रखना ये 2% पर एनम की लिमिट है, यानी कि एनुअली आप कितना सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हो? 2%। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे ना ओवरऑल लिमिट कितनी है, तो दोस्तों ओवरऑल लिमिट जो है ना पहली 3 स्कीम के लिए यानी कि ESOS, ESPS एंड SAR, इनके लिए 5% है, इन दोनों के लिए 2% है और सबके लिए 5% है। ये ओवरऑल लिमिट है, लेकिन ये एनुअल लिमिट नहीं है। अब बच्चा कहता है सर ओवरऑल लिमिट जो आप बता रहे हो वो किसका है? तो वो भी पेड अप कैपिटल का है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर preceding the year in which approval for secondary acquisition पास हुआ था, यानी कि जिस ईयर में रेजोल्यूशन पास कराया होगा सेकेंडरी एक्विजिशन का, उस ईयर के पिछले साल का एंड का जो भी पेड अप कैपिटल होगा उसका 5% आपके पास ओवरऑल लिमिट है। अब कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो 22-23 के अंदर हमें अप्रूवल मिला था शेयर होल्डर का कि आप सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकते हो। अब हुआ क्या कि 2022 में जब आपने अप्रूवल ले लिया तो आपने पिछले साल जाना है, उसकी क्लोजिंग जो भी हमारी पेड अप कैपिटल होगी उसका 5% आपकी ओवरऑल लिमिट, आप इससे ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। अब ये हमारी ओवरऑल लिमिट निकल आई। अब हर साल हम कितना करेंगे? 2-2% करेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप हर साल 2-2% करोगे तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी ओवरऑल लिमिट 5% वाली ब्रीच नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? वेरी गुड। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या कोई ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कर सकती है? अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस? देखिए ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है विदाउट इन्वॉल्विंग मार्केट वन डीमैट टू दी अनदर डीमैट। आंसर इज यस। 2 केसेस में आपको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं। पहला, जब आपको एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए शेयर ट्रांसफर करने हैं। अब मान लो मिस्टर एक्स को बेनिफिट देना है और उसको शेयर देने हैं, तो आप थ्रू मार्केट तो ना करोगे, वो तो वन डीमैट टू दी अनदर डीमैट। तो एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए जो शेयर ट्रांसफर करेंगे वो हमेशा कैसे होंगे? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी यानी कि ट्रस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है बायबैक के अंदर, यानी कि कंपनी ने कोई बायबैक ऑफर निकाली है या ओपन ऑफर आया हुआ है टेक ओवर कोड के अंदर या फिर डी लिस्टिंग के अंदर, इनमें से कहीं पर भी अगर पार्टिसिपेट करने के लिए अगर ट्रस्ट जो है वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करेगी तो वो अलाउड है। खत्म। वेरी गुड।
अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, पहले इस पॉइंट का पहले मैं लॉजिक बताता हूं। देखिए क्या होता है, लॉ को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कंपनी ट्रस्ट के माध्यम से शेयर की ट्रेडिंग करनी शुरू कर दे। याद रखना, वी आर नॉट अलाउड टू डू ट्रेडिंग ऑफ आवर शेयर्स। तो अब हमने क्या करा, इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट बना दी, और अब हम क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से अपन क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ट्रस्ट शुड नॉट बी द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर, बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ केसेस में आप चाहो तो ट्रस्ट जो है वो मार्केट में शेयर्स को बेच सकती है। इन जनरल अगर कोई पूछे तो सर खरीद तो सकते हो आप, बेच नहीं सकते, क्योंकि खरीदना और बेचना अगर कोई आदमी दोनों करेगा तो वो ट्रेडिंग है। खरीदेगा वो ट्रेडिंग नहीं है, खरीद के फिर बेच देगा तो क्या वो ट्रेडिंग हो जाएगा, राइट? ठीक है सर। अब सवाल यहां पर ये था कि इन जनरल आंसर ये है कि नहीं, आप ऑफ मार्केट सॉरी थ्रू मार्केट आप बाय तो कर सकते हो, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते, बट देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन सुन लो क्या है। देखो एक एक्सेप्शन तो है सीधा सीधा, बाय अप्रूवल आप सेबी से अप्रूवल ले लो, और उसके लिए आप नॉन रिफंडेबल फीस 1 लाख रुपए पे कर दो, और अगर सेबी अप्रूव दे देगा तो आप मार्केट में बेच देना। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो क्या है? पहला, वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम। मान लो स्कीम खत्म हो गई, स्कीम खत्म हो गई, ठीक है, और अभी भी शेयर बचे पड़े हैं, क्या करूंगा? बेच दूंगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है बायबैक के अंदर, ओपन ऑफर के अंदर, या डीलिस्टिंग के अंदर, लॉ कहता है ये अलाउड है। अगर इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर तुम शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो तो अलाउड है। तीसरा, आप कब ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेल कर सकते हो? अगर आपके पास अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। क्या वर्ड है ये? शेयर्स की, देखो मेरे पास 1000 शेयर थे, जिसमें से 700 शेयर मैंने अप्रोप्रिएट कर दिए एम्प्लॉइज को। मेरे पास कितने शेयर पड़े हुए हैं? 300 शेयर अभी भी अनएप्रोप्रिएटेड पड़े हैं। तो अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स अगर पड़ी हुई है, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर तक अगर हम इसको अप्रोप्रिएट नहीं कर पा रहे, तो इसे हम बेच सकते हैं और लोन को रीपे कर सकते हैं। यानी कि वी कैन सेल द शेयर्स टू रीपे आवर लोन in case if unappropriated inventory is not being appropriated by the end of subsequent financial year. लैंग्वेज क्लियर है? यस। देखो लैंग्वेज, ये तो कई बच्चों को लगता है कि यार राइटिंग राइटिंग, भाई राइटिंग उसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है जिसको एक्चुअल, देखो लिखना कब नहीं आएगा? जब रिटेन नहीं हुआ। रिटेंशन क्यों नहीं हुआ? रिटेंशन आपको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ना लॉजिकली समझा नहीं। अगर आपने उसको लॉजिकली समझोगे ना, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिटेंशन ना हो। समझ आ रही है? यस। और एक आपको यहां पे और लिखना है, और वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एम्प्लॉई का कोई ऑब्लिगेशन पे ऑफ करना है, और उसके लिए हम शेयर्स को बेच रहे हैं। ठीक है ना? शेयर्स को बेचना है जिससे पैसा आए और हम एम्प्लॉइज के कुछ ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करेंगे। ठीक है ना? और एक होता है अगर कोई इमरजेंसी है, किस चीज की? इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ जीईबीएस या आरबीएस। अगर मान लो अचानक से हमारे पास एक इमरजेंसी आ जाती है कि हमें इन स्कीम को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? सर शेयर्स को बेच के आएगा। समझ आ गया है नहीं? फोर्थ पॉइंट मैंने कौन सा बताया? अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉई का कोई टैक्स ऑब्लिगेशन है या कोई इस तरह का ऑब्लिगेशन है, तो वहां पे हमें शेयर बेचने पड़ रहे हैं, तो हम बेच सकते हैं। तो बेटा दीज आर द केसेस जहां पे एक्सेप्शन है। अदरवाइज लॉ क्या कहता है? दैट ट्रस्ट शुड नॉट बी द मैनर या मीडियम ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर, हेंस सेलिंग ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड, बट देयर आर एक्सेप्शंस। तो दीज आर द एक्सेप्शन। क्लियर है? बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो भी मैं आपको अपने जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसको दे दूंगा, ताकि आप लोग ये सारी बातें जो है कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, उसको वहां से पढ़ सको।
एक आखिरी सवाल है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि क्या एक ट्रस्ट के पास मल्टीपल स्कीम्स हो सकती हैं, आंसर इज यस। वन ट्रस्ट मे हैव मल्टीपल स्कीम्स। क्या बोला? वन ट्रस्ट मे हैव मल्टीपल स्कीम सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि आपको हर स्कीम का बैंक अकाउंट और हर स्कीम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या अलग मेंटेन करनी होगी। सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो भी बता दो कि ये जो हम सेकेंडरी एक्विजिशन से शेयर एक्वायर करते हैं, इसको आपको मिनिमम 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ता है बेटा, यानी कि उसके बाद ही आप इन शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर सेकेंडरी एक्विजिशन, यानी कि जो भी शेयर आप सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू बाय करते हो उन्हें आपको मिनिमम कितने समय के लिए होल्ड करना है? 6 मंथ्स के लिए होल्ड करना है, ये ध्यान रखना। ये सब क्या लिखा हुआ है सर? रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है। ये जितना भी आप पढ़ रहे हो दिस इज टोटली रेगुलेशन 3। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो रेगुलेशन 3 पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और अगर आप चाहो तो आप अपना आईसीएसआई का स्टडी मैट खोलो, आपको दिख जाएगा सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो आपको वहां मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट आए तो आप प्लीज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाला प्रोविजन आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बता देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर आपको मेरे वाले नोट्स चाहिए तो आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को चैनल करना है, ज्वाइन करना है, और वहां पर मैं आपको ये वाले नोट्स भी दे दूंगा, साथ में क्वेश्चन आंसर एंड केस स्टडी वाले नोट्स भी दे दूंगा, सो दैट आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया? चलो, तो यहां तक आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। तो दिस इज ऑल डन नाउ। तो हमने इतने सारे प्रश्नों के आंसर आज पढ़ लिए कि भैया अगर ट्रस्ट रूट से अगर हम आ रहे हैं तो वहां पर ट्रस्टी कौन नहीं हो सकते, क्या ट्रस्ट वोट कर सकती है या नहीं कर सकती, शेयर जो ट्रस्ट के पास होते हैं वो कहाँ पे कैटेगराइज होते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों के आपको उत्तर रेगुलेशन 3 के ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दिए हैं, एंड होपिंग फॉर कि आपको वो सारे के सारे प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर। और जाने से पहले, जाने से पहले ठीक है, आप प्लीज, पता देखो मैं बताता हूँ क्या होता है आपको ना, मैं एक चीज बताता हूँ आपको ना, जब भी आपको अच्छा लगे, है ना, कि मजा आ गया, तो आप नीचे कमेंट जरूर लिख के जाया करो कि यस सर हमें बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, या इसके अंदर क्या आप चाहते हो चेंज करो, ठीक है। ऑल्दो मैं हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी लूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी लूंगा, तो आपको मुझे ना बताना है ना। इससे क्या होता है पता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि यस बच्चा वीडियो देख रहा है और वो अप्रिशिएट कर रहा है और उसको बेनिफिट हो रहा है। जब आपको देखो मेरा पर्पस क्या है, आपका बेनिफिट, और अगर आप मुझे बताओगे ना आपका बेनिफिट हो रहा है तो आई फील मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड फॉर यू पीपल, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास यानी कि एपिसोड 3 के अंदर परसों। कल होली है, हैप्पी होली टू एवरीवन। परसों मिलेंगे एपिसोड 3 के अंदर, ठीक है। बाय बाय।